हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चालित मशीनें, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक्स मशीन्स, इनके बारे में आज हम देखते हैं। यह सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के मैकेनिकल ब्रांच में थर्ड सेमेस्टर में होता है और इस सब्जेक्ट के आज सभी परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपको पेपर में 100% मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, गैस करने के बाद आपको ये गैस पेपर दिया जा रहा है और इस पेपर से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसी पेपर में से सारे क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर रखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चालित मशीनें, इंपोर्टेंस क्वेश्चन होंगे। न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार ही इस क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया है और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पेपर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक्स मशीन्स में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लास। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। द्रव इंजीनियरिंग एवं द्रव चालित मशीनें, क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वास्तविक एवं आदर्श तरल के बीच एक एक उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वास्तविक तरल क्या होता है, आदर्श तरल क्या होता है, पहले इनके बीच में हमें जो है डिफरेंस को जानना होगा और बाद में इसके एग्जाम्पल को भी देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, उसने जो पूछा है केवल उसी को आप जो है वहाँ पर एक्सप्लेन कीजिएगा। आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर है वास्तविक तरल। देखिए, वास्तविक तरल क्या होते हैं, ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण होता है। अतः एक शांत तरल को वास्तविक तरल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से हम पढ़ लेते हैं। ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, अतः शांत तरल को वास्तविक तरल भी कहते हैं। ठीक है, आप केवल सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, सॉल्यूशन और क्वेश्चन आपको यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा, आप केवल वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, अब देखिए, अतः वास्तविक तरल वे तरल होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न करते हैं, जैसे पेट्रोल, हवा आदि। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये वास्तविक तरल हैं। अब बात करते हैं आदर्श तरल कौन से होते हैं। आदर्श तरल जो होते हैं, यह वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता, पृष्ठ तनाव और संपीड्यता का गुण नहीं होता है। एक आदर्श तरल वास्तव में घर्षण रहित होता है, यानी कि इसमें फ्रिक्शन नहीं पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श तरल वे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आदर्श तरल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आता है आपका, पास्कल का नियम लिखिए, पास्कल के नियम की परिभाषा लिखिए या फिर पास्कल के नियम को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा और प्रासंगिक उदाहरण सहित संक्षेप में समझाइए। इसका मतलब यह है पास्कल के नियम को कंप्लीटली आपको प्रूव करके दिखाना होगा, परिभाषा देने के साथ साथ। ठीक, तो यहां पर आपको दिया गया है पास्कल का नियम क्या है। तो पास्कल का नियम क्या है, इसमें आप देख लीजिएगा। देखिए, यह दर्शाता है कि किसी रुके हुए द्रव में एक बिंदु पर दाब, किसी रुके हुए, देखिए बात हो रही है रुके हुए द्रव की, न कि गतिमान की, रुके हुए द्रव की बात हो रही है। तो पास्कल के नियम में आप ये शब्द याद रखिएगा कि रुका हुआ द्रव। इसी से जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो इस शब्द से ही एग्जामिनर पहचान जाएगा कि आपको डेफिनेशन आती है, आपको पता है। तो किसी भी रुके हुए द्रव में या स्थिर द्रव में एक बिंदु पर दाब या दाब तीव्रता सभी दिशाओं में कैसी होती है, समान होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अतः पास्कल का नियम क्या कहता है, पास्कल के अनुसार किसी भी तरल जो स्थिर हो, याद रखिए स्थिर तरल की बात हो रही है, किसी भी तरल या कोई भी तरल, ठीक है, विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। ये सब को याद होना चाहिए। यही पास्कल का नियम है कि किसी स्थिर द्रव में किसी
वस्तु पर किसी एक पॉइंट पर लगने वाला जो प्रेशर होगा, ठीक है, दाब होगा, वो सभी दिशाओं में कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, देखिए जैसा आप जो है चित्र के अनुसार देख रहे हैं, ये एक हमने जो है समपार्श्व ABC कोई भी हमने ले लिया है जिसकी मोटाई कितनी है, T है, स्थिर द्रव में है। ठीक है, हमने क्या देखा कि फलक A, B और C, ठीक है, A, B और C फलक हमने ये मान लिए हैं कि उन पर दाब तीव्रताएं क्रमशः कितनी है, P1, P2 और P3। ये सभी कैसे होंगे, लंबवत होंगी, यानी कि दाब तीव्रताएं P1, P2, P3 फलक के लंबवत ही कार्य करेंगी। क्लियर है। अब देखिएगा P1 तो यहाँ पर है, P2 यहाँ पर है। जब P3 इस तरीके से लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल ये है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर अगर थीटा है तो इस जगह पर थीटा होगा। ठीक है, और जिस साइड में थीटा होता है वो कंपोनेंट होता है हमारे पास कॉस थीटा के साथ, और जिस साइड में थीटा नहीं होता वो कंपोनेंट होता है हमारे पास साइन थीटा के साथ। तो P3 कॉस थीटा और P3 साइन थीटा हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इस फिगर में, इस ट्राइंगल में अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो BC अपॉन AC आ जाएगा, यानी कि BC क्या है, BC है हमारे पास लंब और अपॉन में कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, देखिएगा किस तरीके से। ठीक है, चित्र के अनुसार देख लेते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि समपार्श्व संतुलन में होगा। ठीक है, क्योंकि जो एक जगह स्थिर है, स्थिर द्रव में किसी पॉइंट पर अगर हमें कोई प्रेशर निकालना है तो उसको जो है संतुलित करना होगा। संतुलित करने पर ही हम उसकी जो है क्रिया प्रतिक्रिया को निकाल सकते हैं। ठीक, अतः क्षैतिज अवयव जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक तो हॉरिजॉन्टल में ये है P3 साइन थीटा, एक हॉरिजॉन्टल में P2 है। ठीक, लेकिन ये क्या है, प्रेशर है। हमें क्या निकालना है, क्षैतिज अवयव यानी कि बल निकालना है। तो याद रखिएगा कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, बल और अपॉन में उसका क्षेत्रफल। ठीक, लेकिन हमको बल निकालना है तो बल हो जाएगा F इक्वल टू P और इनटू में क्षेत्रफल। ठीक, और हमारे पास देखिए क्षेत्रफल के साथ साथ जब ये है, हम ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है हमारे पास एकांक लंबाई पर या एकांक मोटाई पर। ठीक है, जब हमारे पास मोटाई भी दी हुई है तो मोटाई हमारे पास T आ जाएगी, बाद में ये कट जाएगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्षैतिज अवयव, एक तो P2 और यहाँ पर BC। P2 BC क्यों आया, क्योंकि देखिएगा जब हम क्षैतिज अवयव को लेंगे तो हमने लिया P2 का, तो P2 किस क्षेत्र पर लग रहा है, BC पर लग रहा है। P2 किस क्षेत्र पर लग रहा है, BC पर लग रहा है। तो BC पर जब यहाँ लगेगा तो कितना आएगा, P2 इंटू BC। इसी तरीके से जब ये P3 साइन थीटा जो लग रहा है वो इस पर AC पर लग रहा है। ठीक है, तो ये AC पर लग रहा है तो कितना आएगा, P3 साइन थीटा इंटू AC, और मोटाई कितनी है, दोनों तरफ AT आ जाएगा। ठीक है, एक T दोनों तरफ आएगा। तो इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। अब ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट लेते हैं, देख लीजिएगा पहले ऊर्ध्वाधर में P1 है और हमारे पास P3 है। ठीक, P3 कॉस थीटा और P1, तो P1 जो लग रहा है वो AB पर लग रहा है और P3 कॉस थीटा जो लग रहा है वो AC पर लग रहा है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखेंगे, देखिएगा P1 AB इंटू T, P3 कॉस थीटा इंटू AC और इंटू में T। इक्वेशन नंबर हमने 2 माना। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम जो है इसको प्रूफ कर देंगे। देखिएगा BC इक्वल टू AC साइन थीटा, ये फिगर से हमने देखा BC इक्वल टू AC साइन थीटा कैसे। देखिएगा BC क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर BC है लंब, कर्ण क्या है AC, तो BC की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो AC इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास आधार AB और अपॉन में कर्ण AC। ठीक, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC कॉस थीटा, BC इक्वल टू AC साइन थीटा। क्लियर, तो यही हमने यहाँ पर लिखा। देखिए BC इक्वल टू AC साइन थीटा और कॉस थीटा AB अपॉन AC, तो AB इक्वल टू AC कॉस थीटा। तो जहाँ पर हम BC की वैल्यू है वहाँ पर रखेंगे AC साइन थीटा, और जहाँ पर AB है वहाँ पर रखेंगे हम AC कॉस थीटा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 में BC का मान रख देने पर, तो BC कहाँ पर था, BC हमारे पास यहाँ पर था शुरू में इस जगह पर, तो इस जगह पर हम क्या रखेंगे, BC की वैल्यू रखेंगे, क्या है BC की वैल्यू हमारे पास है AC साइन थीटा।
तो P2 AC sin थीटा इक्वल टू P3 AC sin थीटा, ये यहाँ पर है ही। और देखिएगा T जो है वो आपस में कैंसिल आउट पहले ही हो चुका है, और अब यहाँ पर AC sin थीटा और AC sin थीटा को कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास आ चुका है P2 इक्वल टू P3। ठीक है, अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमारे पास ये दी हुई है, इसमें AB इक्वल टू AC cos थीटा रखेंगे। तो जहाँ पर AB था वहाँ पर क्या रखेंगे हम, AC cos थीटा। तो यहाँ पर AB है, यहाँ पर हमने क्या रखा, AC cos थीटा। ठीक, तो T हमारे पास जो है ये ऊपर हम पहले ही काट चुके हैं, लेकिन AC cos थीटा और AC cos थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर P1 बचेगा और यहाँ पर P3, तो P1 इक्वल टू P3 आएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा जो P2 है वो P3 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर P3 के इक्वल हम P2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि किसी स्थिर द्रव में किसी एक पॉइंट पर जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है, दाब होता है, वो सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए उपरोक्त से, यानी कि जो हमारे पास रिलेशन आया है, उपरोक्त से ज्ञात हो चुका है कि सभी फलकों पर आरोपित दाब की तीव्रताएं हैं वो P1 P2 एवं P3 सभी जो हैं समान हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु, द्रव के अंदर कहाँ, स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती हैं। सभी द्रव चालित मशीनें जैसे द्रवित प्रेस, रिवेटक, जैक, लिफ्ट और क्रेन आदि सभी जो हैं ये पास्कल के नियम पर ही कार्य करती हैं। ठीक है, इन पर ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप कि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पास्कल नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, एक बार भी एग्जाम से जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास, निर्वात दाब और परम दाब को समझाइए। अब देखिएगा निर्वात दाब क्या होता है और परम दाब क्या होता है, इसको बारीकी से समझ लीजिएगा। ठीक, निर्वात दाब को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला जो दाब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वात दाब कहते हैं। यानी कि वायुमंडल का जो दाब होता है उसके नीचे अगर हम कोई भी वैल्यू को नापेंगे तो वह कहलाएगा हमारे पास निर्वात दाब। ठीक, निर्वात दाब मापक्रम का शून्य भी वायुमंडलीय दाब ही होता है, परंतु यह दाब वायुमंडलीय दाब से नीचे यानी कि निरपेक्ष शून्य दाब की ओर मापा जाता है, याद रखिएगा। निर्वात दाब को ऋण गेज या फिर चूषण दाब भी कहते हैं, और निरपेक्ष दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है निरपेक्ष दाब इक्वल टू परम दाब, या तो हम बोल सकते हैं परम दाब या निरपेक्ष दाब, दोनों को एक ही मतलब है। ठीक है, और ये जो होता है ये वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब होता है, जो निरपेक्ष दाब और परम दाब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी से हम निर्वात दाब की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी निर्वात दाब को इधर ले आए और इसको हम इधर ले आए, तो वायुमंडलीय माइनस परम दाब निर्वात दाब हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं परम दाब क्या होता है। निरपेक्ष दाब को परम शून्य दाब के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, ये हमने पता कर लिया, निरपेक्ष दाब को परम शून्य दाब के संदर्भ में मापा जाता है। परम निर्वात दाब या फिर परम शून्य दाब को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया जो दाब होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, परम निरपेक्ष दाब कहलाता है। ठीक है, इसके मापने के इस क्रम को परम दाब मापक्रम कहते हैं, यानी कि जब इसको मापा जाता है तो उस क्रम को क्या कहते हैं हम, परम दाब मापक्रम कहते हैं। इस प्रकार परम दाब या फिर निरपेक्ष दाब, गेज दाब, देखिए तीन चीज दी गई है, जो परम दाब, निरपेक्ष दाब या गेज दाब या फिर वायुमंडलीय दाब, इनका बीजगणितीय योग होता है। यानी कि जो इस प्रकार हमने बोला परम दाब और निरपेक्ष दाब ये दोनों एक ही हैं, परम दाब और निरपेक्ष दाब, ये क्या होता है, गेज दाब और वायुमंडलीय दाब का जो बीजगणितीय योग है वही हमारे पास निरपेक्ष दाब या फिर परम दाब कहलाएगा। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, गेज दाब और वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यानी कि अगर ये माइनस में नापा जा रहा है तो माइनस में रखना होगा, प्लस में नापा जा रहा है तो प्लस में रखना होगा। ठीक है, तो निरपेक्ष या परम दाब का फॉर्मूला होता है गेज दाब और प्लस वायुमंडलीय दाब। ऊपर भी हमारे पास फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दाब का केंद्र तथा दाब शीर्ष को संक्षेप में समझाइए। दाब का केंद्र क्या है और दाब का शीर्ष कैसे निकालते हैं, तो इसका हमें डेरिवेशन करना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जब ये आता है तो अकेला ही क्वेश्चन 5 नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर आप अपने गवाएंगे नहीं और आई होप कि आप इसको जरूर देखेंगे। तो चलिएगा, दाब का केंद्र क्या होता है सबसे पहले इसको जान लेते हैं। दाब का केंद्र कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन भी करके दिखाएंगे। देखिए, दाब केंद्र की गणना घूर्ण के सिद्धांत या फिर नियम से करते हैं। ठीक है, घूर्ण का नियम क्या है, घूर्ण का सिद्धांत क्या है, इस पर हम जो है दाब केंद्र की गणना करते हैं। तो देखिए, घूर्ण के नियम के अनुसार परिणामी बल, जो परिणामी बल होता है उसका किसी अक्ष के परितय घूर्ण उसकी, यानी कि जो उसी अक्ष वही वाला जो अक्ष है जिसके
अक्ष के परितः बल लगाया जा रहा है, ठीक है, सभी घटकों के घूर्णनों के योग के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा, यही हमारे पास घूर्णन का नियम है। क्या है? परिणामी बल का किसी अक्ष के परितः घूर्ण उसी अक्ष के परितः सभी घटकों के घूर्णनों के योग के बराबर होता है। चलिए आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक, ये जो है द्रव यहाँ तक इसका भरा हुआ है और ये डूबी हुई है, ठीक है। इसका हमारे पास ये ग्रेविटेशनल पॉइंट है, ये वाला जी, और ये सीपी जो है सेंटर ऑफ प्रेशर है। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब ये है कि जहाँ पर टोटल प्रेशर एक्ट करता है, टोटल प्रेशर वर्क करता है, ठीक है। ये वो पॉइंट है, वो होता है वो ग्रेविटी के बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब ग्रेविटी तक जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पॉइंट है, उस पॉइंट से मुक्त सतह यानी कि द्रव जहां तक भरा हुआ है वहां तक की दूरी हमने मान ली h बार, ठीक। जहां पर टोटल प्रेशर लगता है यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर Cp, इसकी हमने दूरी मान ली मुक्त सतह से h स्टार। याद रखिएगा, इन दूरी को जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो वस्तु है उसकी चौड़ाई है हमारे पास b, ठीक है, और जो हमने क्या किया, वस्तु को एक स्ट्रिप में काट लिया, ठीक है। एक स्ट्रिप से निकालेंगे तो स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो है dh ऊंचाई, और जो इसके स्ट्रिप जो हमने जहां पर मानी है उस स्ट्रिप की ऊंचाई कितनी है द्रव की मुक्त सतह यानी कि गहराई कितनी है, वो है हमारे पास h। तो h बार क्या है, h स्टार क्या है, h क्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। यदि द्रव की मुक्त सतह से h स्टार दूरी पर परिणामी बल F बिंदु P पर कार्य करता है, बिंदु P ये वाला Cp जो है, तो जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है कि द्रव की मुक्त सतह के परितः बल यानी कि F का जो गुण होगा वो क्या होगा, F इंटू H। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये बल लगेगा टोटल, ठीक है। इसका घूर्ण क्या होगा, तो घूर्ण की परिभाषा यानी कि मोमेंट की परिभाषा क्या होती है, मोमेंट की परिभाषा होती है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी हमारे पास होगी। तो देखिएगा फोर्स इस तरीके से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे होगी, तो मुक्त सतह से कितनी है हमारे पास h बार है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक h बार है। तो इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, F इंटू h बार। तो द्रव की मुक्त सतह के परितः पट्टी पर आरोपित बल F का गुण जो होगा वो होगा dF इंटू H, यानी कि अगर यहाँ पर F है टोटल, तो यहाँ पर ये जो पट्टी हमने मानी है इस पर क्या होगा, dF फोर्स लगेगा, dF फोर्स लगेगा, यानी कि ये अगर हम माने तो यहाँ पर जो Cp होगा इसके अंदर वो उस पर क्या लगेगा, dF लगेगा, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ये h है, तो कितना हो जाएगा, dF इंटू H हो जाएगा, ठीक है, dF इंटू H। और याद रखिएगा जो हमारे पास फोर्स होता है द्रव के अंदर, ठीक है, द्रव में जो फोर्स होता है वो होता है हमारे पास रो जी एच ए, इसको याद रखिएगा, रो जी एच ए। लेकिन क्या है, dF है तो dH लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो जी ए और dH, और यहाँ पर हो जाएगा ये H। क्लियर। अब देखिएगा रो जी एच बी इंटू, अब देखिए बी क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो ए है, एरिया को हम लिखते हैं, एरिया को लिखते हैं हाइट इंटू यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे लिख देते हैं। तो h इंटू बी हो जाएगा, तो इसकी a की जगह पर h इंटू बी, h इंटू डी एच, ठीक है। अतः द्रव की मुक्त सतह के परितः सभी बलों के घूर्णनों का योग। अब देखिएगा ये तो आया हमारे पास एक पट्टी का, यानी कि ये हमारे पास ये था, ठीक है, ये हमारे पास पट्टी है एक, इस एक को हमने माना, लेकिन इसमें क्या होगी, कई सारी हमने पट्टियां बनानी पड़ेंगी तभी इसका पूरे का निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी पट्टियां होंगी उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुक्त सतह के परितः सभी बलों के घूर्णनों का योग, यानी कि हर पट्टी के घूर्णनों का योग क्या हो जाएगा, टोटल समाकलन रो जी एच बी इंटू एच इंटू डी एच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रो जी को हमने बाहर निकाला, एच एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बी है तो डी एच हमारा आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से रो जी हो गया, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ये हमारे पास जो एच स्क्वायर है इसको तो हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन बी इंटू जो डी एच, देखिएगा डी एच और इंटू बी, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रिप का एरिया है, ठीक है। देखिएगा स्ट्रिप का एरिया कैसे, कि एक स्ट्रिप की ऊंचाई कितनी है dh, चौड़ाई कितनी है b, ठीक। तो b इंटू डी एच का हो जाएगा स्ट्रिप का एरिया। तो एक स्ट्रिप के निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिप का जो होगा एरिया dA हो जाएगा, तो रो जी, ठीक है, रो जी जो होगा वो द्रव की, देखिए द्रव की मुक्त सतह के परितः, द्रव की मुक्त सतह के परितः सतह ए बी का जो है वो जड़त्व आघूर्ण है, जो ये हो जाएगा, ठीक। तो जड़त्व आघूर्ण को लिखते हैं हम आई नॉट से, तो रो जी और इंटू में हो जाएगा हमारे पास
आई नॉट। क्लियर। अतः मुक्त सतह के परितः बलों के घूर्णनों का योग जो है वो रो इंटू आई नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रो इंटू आई नॉट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, द्रव का मुक्त सतह के परितः बल का आघूर्ण निकालेंगे। तो मुक्त सतह के परितः बल का आघूर्ण क्या हो जाएगा? रो जी इंटू आई। अभी हमने ये निकाला, ठीक है। और इसके बराबर अब देखिएगा, ये है द्रव के मुक्त सतह के परितः बल का आघूर्ण, ठीक। इसी के बराबर क्या होगा? जो हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर पूरी बॉडी का था वही तो इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास था, ये एच स्टार था, ठीक है, ये एफ था। तो इस पूरी बॉडी का जो होगा ये सभी स्ट्रिप के बल आघूर्ण के बराबर होगा। भाई सभी स्ट्रिप को अगर हम एक साथ लें तो उसके बराबर क्या होगा? संपूर्ण बॉडी पर जो हमारे पास घूर्ण होगा वही होगा ना। तो हमने लिख रखा है इसके बराबर में एफ इंटू एच स्टार और रो जी आई नॉट। रो जी आई नॉट है, ये पी नहीं है, रो जी आई नॉट है, ठीक है। अब देखिएगा, एफ को हम क्या लिखते हैं? रो जी ए और एच बार। एच बार क्यों लिखा? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो होता है फोर्स वो हमारे पास एच बार के रूप में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एच स्टार है, रो जी आई नॉट। अब देखिएगा, एच स्टार की हमें वैल्यू निकालनी है क्योंकि एच स्टार ही हाइट है जहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एच स्टार इक्वल टू रो जी आई यहाँ पर है, रो जी ए एच बार ये है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई नॉट अपॉन ए एच बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बाय द थ्योरम ऑफ समांतर एक्सिस, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आई नॉट का फॉर्म, हमारे पास जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है आई नॉट इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर का बार। तो यानी कि ए एच स्क्वायर का बार, ये नहीं कि ए एच स्क्वायर का बार कहीं पर भी लगा देंगे, ये सेंटर है, यानी कि ग्रेविटेशनल पॉइंट तक की जो हाइट है वो है द्रव के मुक्त सतह से, ठीक है, याद रखिएगा। तो एच स्टार इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार स्क्वायर और अपॉन में ए एच। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यदि हम इसको देखें, ये हमारे पास ए एच बार, ध्यान रखिएगा ए एच बार, क्योंकि हमारा ये जो आया था ये यहाँ पर ये है, ठीक है। आई की वैल्यू हमने रख दी ये वाली यहाँ पर, और ए एच बार नीचे है, ठीक। तो आई जी अपॉन ए एच बार प्लस में हमारे पास एच बार हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अतः स्पष्ट है कि दाब केंद्र एच स्टार, जो दाब केंद्र है एच स्टार, वो ऊर्ध्वाधर सतह के गुरुत्व केंद्र के नीचे अवस्थित रहता है, ठीक है। दाब की मुक्त सतह से दाब केंद्र की दूरी जो है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करती, याद रखिएगा, द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि उसमें रो आया ही नहीं है, ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं दाब शीर्ष की, यानी कि जो प्रेशर हेड होता है वो क्या है। देखिए, P इक्वल टू रो जी एच है, ये हम सभी जानते हैं, और H इक्वल टू P अपॉन रो जी है, जहाँ पर H क्या है? वो दाब शीर्ष है। जब यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास H इक्वल टू P अपॉन रो जी। तो किसी द्रव विशेष के लिए रो जी या फिर ओमेगा स्थिर रहता है, अतः दाब तीव्रता को द्रव की ऊंचाई H द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, याद रखिए। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि P अपॉन रो जी का मान द्रव के स्थैतिक शीर्ष के बराबर है, और इस शीर्ष H के कारण ही दाब तीव्रता P होती है। दाब तीव्रता क्या होती है? P होती है, और इस शीर्ष H को ही हम क्या कहते हैं? दाब शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पास्कल के नियम को हम जो है पूर्ण तरीके से सॉल्व करेंगे। किस पर? जब कोई द्रव जो है कहाँ पर हो, जब कोई द्रव में एक वस्तु डूबी हुई हो और उस पर जो है सेंटर ऑफ प्रेशर और दाब शीर्ष निकालना हो, तो पास्कल के लॉ का आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी फ्लूइड है वहाँ पर पास्कल लॉ अप्लाई होता है ज़्यादातर, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए, स्थिर और समान प्रवाह के बीच अंतर लिखो। इस स्थिर और समान प्रवाह, स्थिर प्रवाह क्या होता है, समान प्रवाह क्या होता है, उसमें हमें अंतर लिखना है। तो देखिए, स्थिर प्रवाह क्या मतलब क्या है? स्टेडी फ्लो। तो इस प्रवाह के अंतर्गत किसी बिंदु पर तरल के गुण, जैसे कौन कौन से गुण हैं? वेग, दाब, घनत्व आदि समय के साथ नहीं बदलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी, ध्यान रखिए, किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव कणों की गति समान रहती है तथा समय के साथ बदलती नहीं है। कहाँ पर? स्थिर प्रवाह में। ध्यान रखिए, स्थिर प्रवाह में क्या होता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले
किसी बिंदु से गुजरने वाले, याद रखिए, किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव कणों की गति समान रहती है तथा समय के साथ बदलती रहती है। इस प्रवाह में किसी कण की पथ रेखा, याद रखिए, किसी कण की पथ रेखा पर ही उसकी धारा रेखा होती है। अतः द्रव में किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव कण की गति, दाब और घनत्व उसी बिंदु से गुजरने वाले दूसरे कण की क्या हो जाता है, बराबर होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो वेग है dv/dt समय के साथ में x y z यानी कि तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। dp/dt ये भी नहीं बदलेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास रो, ठीक है, d/dt यानी कि del ρ/del t x y z इन तीनों दिशाओं में क्या होगा, हमारे पास जीरो कांस्टेंट होगा। तो डेंसिटी यानी कि जो रो है, और प्रेशर जो p है, और जो हमारे पास वेग है वेलोसिटी, वे तीनों यानी कि घनत्व और दाब और गति, ये तीनों जो है समय के साथ क्या होती हैं, समय के साथ कांस्टेंट होती हैं, समय के साथ नहीं बदलती, समय बदलेगा लेकिन ये नहीं बदलेंगी। चलिए अब समान प्रवाह की बात करेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। समान प्रवाह क्या होता है, ये जो है इसमें इसका उल्टा हो जाता है। देखिएगा, इसके अंतर्गत यदि अपरिवर्तित प्रवाह के साथ साथ धारा की किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर औसत वेग समान रहता है। औसत वेग तो समान है, लेकिन इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, समान प्रवाह कहते हैं। यानी कि वेग समान हो, केवल वेग की बात हुई है, प्रेशर और डेंसिटी की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो समान प्रवाह है, अपरिवर्तित प्रवाह के साथ साथ धारा की किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर औसत वेग क्या होगा, समान होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, समान प्रवाह कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रवाह के समान जो है वो प्रवाह होता है। ठीक है, प्रवाह को समान प्रवाह कहते हैं। जब हमारे पास एक पॉइंट पर हमने उसका वेग नापा, अगले पॉइंट पर वेग नाप रहे हैं, तो वो क्या है, समान प्रवाह है। ठीक है, इस प्रकार में यानी कि इस प्रवाह में किसी समय प्रत्येक बिंदु पर गति समान होती है। यह प्रवाह खुले जलमार्ग अर्थात खुली नाली में होता है। ठीक, इस प्रवाह में नली की जो हमारे पास नाली है, नाली के अनुप्रस्थ काट एसएमपीडी द्रव के लिए प्रत्येक स्थान पर क्या होती है, समान होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर है तो द्रव जो है उसकी गति बदल जाएगी, लेकिन जो है दोनों की यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो चौड़ाई है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये दिखाया गया है। ठीक, यानी कि ये जो नाली हमारे पास है, नली कोई भी हम ले लें, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक व्यास इसका और यहाँ से यहाँ तक व्यास दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा, समय के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो नहीं बदलेगी, सेम रहेगी। तो dv क्या है, इसमें वेग परिवर्तन, और ds क्या है हमारे पास, प्रवाह की लंबाई, और ये क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो प्रवाह की लंबाई और वेग परिवर्तन ये जो है चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि प्रवाह की लंबाई के रेस्पेक्ट में जब हम वेग को देखेंगे तो समय के साथ वह क्या रहेगा, जीरो यानी कि कांस्टेंट रहेगा, बिना बदले आएगा। ठीक है, अब देख लिए परिभाषा, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपको 5 नंबर में 2-3 परिभाषा लिखने को देता है। पहला है पथ रेखा। पथ रेखा क्या होता है, ठीक है, यानी कि पाथ लाइन। गति की अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय अंतराल में जिस पथ पर चलता है, ध्यान से सुनिएगा, गति अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय अंतराल में जिस पथ पर चलता है, वह पथ उस कण की क्या कहलाता है, पथ रेखा कहलाते हैं। अतः किसी कण की पथ रेखा किसी निश्चित समय में उसी कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। स्ट्रीक रेखा यानी कि स्ट्रीक लाइन को क्या बोलते हैं, तंतु रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रीक रेखा या फिर तंतु रेखा। तो इस प्रवाह में किसी समय में एक ही बिंदु वाले सभी कणों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तंतु रेखा बोलते हैं। उदाहरण हम ले लें तो चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है वह तंतु रेखा को प्रदर्शित करता है। धारा रेखा क्या होती है, धारा रेखाएं किसी क्षण कई कणों की औसत गति प्रदर्शित करती हैं। ध्यान रखिए, धारा रेखाएं जो होती हैं वो किसी एक क्षण पर कई कणों की औसत गति प्रदर्शित करती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि धारा रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शी उस बिंदु पर द्रव कण की गति को प्रदर्शित करता है, यानी कि दर्शाता है। मान लिया हमने ए पॉइंट पर जब हमने इसका जो है स्पर्शी खींचा यानी कि टेंजेंट खींचा, तो ये जो है v1 इस पॉइंट
पर जो भी कण है उसकी वेग बताएगा, बी पॉइंट पर जो कण है उसका वेग v2, टेंजेंट खींचते जाएंगे, जिस पॉइंट पर भी लेंगे उसको हम जो है टेंजेंट बनाते जाएंगे। मान लो इस पॉइंट पर हमें निकालना है, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है, यहाँ पर, सॉरी पॉइंट नहीं लग रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो हमें क्या होगा, जब हमें इसको देखेंगे तो इसका प्रवाह इस साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके टेंजेंट जब खींचेंगे तो इस तरीके से ये वेग निकल करके आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा धारा रेखाएं किसी क्षण कई कणों की औसत गति प्रदर्शित करती हैं और धारा रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं कि जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शी उस बिंदु पर द्रव कण की गति की दिशा को बताता है, दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये सभी आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम की परिभाषा जो है कैसे देनी है और उसकी धाराएं क्या हैं, धारणाएं जो हैं वो क्या हैं, आइए हम आपको बताते हैं। बर्नौली प्रमेय क्या कहते हैं, बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत क्या है, बर्नौली प्रमेय का एप्लीकेशंस क्या है। देखिए, अपरिवर्ती प्रवाह में द्रव की किसी निश्चित संहति की संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं, समान होते हैं, ये कहती है बर्नौली प्रमेय। जबकि घर्षण एवं अन्य कारणों में ऊर्जा की जो हानि है वो हो ही रही है, ऊर्जा की हानि तो हो ही रही है, ठीक है, लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब ऊर्जा की हानि न हो रही हो, याद रखिएगा। ठीक है, घर्षण और अन्य कारणों से ऊर्जा की हानि न हो तो बर्नौली प्रमेय काम करता है। ठीक, जैसे H = Z + P/ρg + v² / 2g = कॉन्स्टेंट, यही हमारे पास बर्नौली इक्वेशन कहलाता है और इसे हम क्या कहते हैं, बर्नौली समीकरण कहते हैं। जहां पर किसी बिंदु पर Z क्या है, स्थैतिक ऊर्जा यानी कि स्टैटिक एनर्जी है, P/ρg दाब ऊर्जा है, प्रेशर एनर्जी है, और v² / 2g क्या है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है। इनको याद रखिएगा इस इक्वेशन के साथ साथ। ठीक, देखिए अब धारणाएं के बारे में बात कर लेते हैं। धारणाएं क्या हैं, गतिमान द्रव असंपीड्य होना चाहिए, ठीक है, प्रवाह के अंतर्गत उसके तापमान तथा घनत्व स्थिर रहने चाहिए, इन बात को ध्यान रखिएगा। बर्नौली प्रमेय के लिए प्रवाह अपरिवर्तित रहना चाहिए, परंतु एक बात है कि सभी व्यवहारिक प्रवाह जो है अपरिवर्तित नहीं होते, तो इसलिए कहा जाता है कि बर्नौली प्रमेय के लिए प्रवाह अपरिवर्तित ही होना चाहिए, तभी वह काम करेगा। बर्नौली समीकरण के लिए प्रवाह अश्यान होना चाहिए, यानी कि नो विस्कस, कोई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तविक प्रवाह जो है अधिक श्यान होते हैं। ठीक, ये था हमारे पास बर्नौली प्रमेय, इनकी धारणाएं। अब बात करते हैं एक ऑरिफिस मीटर की कार्यविधि क्या है। ऑरिफिस मीटर की कार्यविधि को हमें समझाना है, आइए इसको देख लेते हैं। ऑरिफिस प्लेट या फिर ऑरिफिस मीटर दोनों ही एक ही बात है। तो एक पतली प्लेट में तेज किनार वाले छिद्र को ऑरिफिस कहते हैं। इस प्रकार के छिद्र वाली प्लेट को ऑरिफिस प्लेट कहते हैं। और जब इस ऑरिफिस प्लेट का उपयोग पाइपों में द्रव का विसर्जन मापने में किया जाता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑरिफिस मीटर बोल देते हैं। ठीक, कोई प्लेट है उसमें एक तेज धार वाला कोई छिद्र है, उसको बोलेंगे ऑरिफिस, और उससे जो छिद्र वाली प्लेट है उस प्लेट को बोलेंगे ऑरिफिस प्लेट। और जब इस ऑरिफिस प्लेट का उपयोग पाइपों में द्रव का विसर्जन मापने के लिए किया जाता है तो इसी को हम बोल देते हैं ऑरिफिस मीटर। क्लियर, कार्यविधि को समझ लेते हैं। देखिएगा, एक पाइप है, पाइप में एक दाब नली लगा दी है, दाब मापी, यहाँ पर इसमें पारा भरा हुआ है और यहाँ पर x डिस्टेंस तक नीचे है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑरिफिस प्लेट लगी हुई है, इसमें क्या है, ये छिद्र है जिसका डायमीटर है d2 और ये पाइप है, पाइप में लगा हुआ है तो पाइप का डायमीटर हो गया d1। क्लियर, चित्र के अनुसार ऑरिफिस प्लेट को फ्लैंजों की सहायता से, फ्लैंज क्या है, ये दोनों तरफ हैं, इसको जकड़ लिया जाता है, फ्लैंजों की सहायता से पाइप में लगाते हैं और फिर पाइप में दाबमापी को प्लेट के दोनों ओर संबंधित करते हैं। ठीक, ऑरिफिस प्लेट में छिद्र व्यास पाइप व्यास का आधा रखा जाता है, यानी कि d2 जो हमें दिया गया है वो 1/2 d1 होगा, यानी कि पाइप के व्यास से आधा होगा। पाइप में से विसर्जन मापने के लिए वेंचुरी मीटर की भांति ऑरिफिस प्लेट के दोनों ओर बर्नौली प्रमेय का उपयोग करा जाता है, बर्नौली प्रमेय लगाई जाती है, तब इसका ऑरिफिस प्लेट जो हमारे पास पाइप का विसर्जन है उसकी माप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए विसर्जन यानी कि स्राव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्चार्ज, उसका फॉर्मूला होता है Q = CA2/1 - D2/D1 का होल 4 हो जाएगा और रूट में होगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑरिफिस मीटर का
क्या, डिस्चार्ज, ठीक है, और रूट इंटू में हो जाएगा 2GH रूट के अंदर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा Ca2 अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस D2 अपॉन D1 की पावर ऑफ 4। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लीजिएगा कि ये की पॉइंट क्या क्या हैं जो इसमें दिए गए हैं। A2 जो है ये है हमारे पास छिद्र की काट का क्षेत्रफल, और H क्या है, प्रवाहित द्रव के पदों में दाब शीर्ष में अंतर बताता है, और यहाँ पर C क्या है, घर्षण की हानि के लिए जो है वो गुणांक को बताता है, जो हमारे पास ये C दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नोच एंड वियर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोच एंड वियर। देखिए एक बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए तो इस आंकड़े को देखते हुए इस बार ये क्वेश्चन पेपर में फंसा मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए हमने यहां पर इसको रखा है। तो देखिएगा नोच एंड वियर के बीच उदाहरण, नोच एंड वियर के बीच उदाहरण और चित्र सहित जो है उसको अंतर समझाना है। ठीक है, तो देखिए नोच एंड वियर हमने 2 कॉलम बना लिए हैं। तो नोच में क्या होता है, नोच किसी जलाशय या टंकी की चादर में बनाई जाती है। नोच किसी जलाशय फिर टंकी की चादर में बनाई जाती है। और वियर क्या होता है, यह जलाशय, नदी या नहर के बीच बांध के रूप में बना दी जाती है। नोच क्या है, नोच के किनारे तेज धार वाले होते हैं, लेकिन वियर के किनारे जो है चौड़े तथा रुक्ष होते हैं, वो तेज धार वाले नहीं होते। इसका आकार छोटा होता है, लेकिन वियर का आकार जो है वो बड़ा होता है। नोच इसके आधार की लंबाई जो है वो कम होती है, लेकिन वियर के आधार की लंबाई अधिक होती है। जलाशय में प्रवाह मापने या फिर निर्धारित ऊंचाई तक द्रव तल खड़ा रखने के लिए नोच बनाई जाती हैं, लेकिन जलाशय में अधिक आवश्यकता से अधिक पानी को विसर्जित करने हेतु जो है वियर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास वियर्स और नोच में अंतर। तो ये स्टूडेंट्स देखिएगा, ये क्वेश्चंस जो है आपके परीक्षा में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक वीडियो तो आपको कंप्लीट मिल चुकी है, एक पार्ट इसका और आएगा। आप केवल इन दोनों पार्ट को सही तरीके से केवल और केवल कंप्लीट वॉच करके जाइएगा, अच्छी तरीके से सुन के जाइएगा। आपका 40+ मार्क्स इस वीडियो से आने वाला है। 40+ मार्क्स इन दोनों वीडियो से आपका आने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए डाली जा रही हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे, इसके लिए आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना होगा। ठीक है, तो चलिएगा, ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन। एक वीडियो आपकी और आएगी, उस वीडियो में आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम डाल देंगे जो भी इंपॉर्टेंट्स होंगे। इन 2 वीडियो से बाहर आपका पेपर कभी नहीं जाने वाला है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।